हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौर अफसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंदर आज हम लेके चलेंगे एक और नए जिले के बारे में जिसे हम कहते हैं संभल। और संभल के बारे में बहुत बेखूबी से जानते होंगे क्योंकि संभल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत ही पुराने समय से प्रसिद्ध है। कौन? संभल। संभल बहुत ही पुराने जमाने से प्रसिद्ध है। यानी आप बेखूबी जानते होंगे कि हमारे कितने युग हुए हैं, तो हमारे अभी तक हुए हैं 4 युग। 4 युगों में बांटा गया, जिसे कहते हैं पहला युग सतयुग, दूसरा आता है जिसे कहते हैं हम त्रेता युग, तीसरा आता है जिसे कहते हैं द्वापर युग, और चौथा आता है कलयुग जो हमारा चल रहा है, जो हमारा लगभग आधे के करीब में पहुंच चुका है। आइए आज हम देखेंगे संभल जिले के बारे में। तो प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो अपना हेडिंग बना सकते हैं संभल। संभल। तो चलिए समझे, संभल को लेकर चलते हैं आज और घूमते हैं संभल। संभल में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारा नाम संभल पढ़ते हैं हम, क्यों इसे पढ़ते हैं, क्यों हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो संभल जिले के बारे में आप बेखूबी जानते होंगे कि ये पुरानी मान्यताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मंदिर हैं जो हमें पुरानी मान्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले ये नाम कैसे पड़ा संभल। तो ये नाम हमारे पास बहुत समय के बाद आया। पहले हम बताते हैं आपको इसका सबसे पुराना नाम। सबसे पुराना नाम हमारा आता है जिसे कहते हैं, तो इसके बाद हमने जैसे आपको अभी बताया कि हमारे 4 युग हुए और चारों युगों में इसका नाम अलग अलग पड़ा, और पिछले चारों युगों में इसका वर्णन किया गया है। ये बात हमें कहाँ से बताई गई है, तो ये हमें पुराणों से जानकारी मिली है। किसकी? इन्हीं के बारे में। आइए, हमारा आता है पहला युग जिसे कहते हैं सतयुग, जिसे इसके बाद आता है कलयुग, वो त्रेता युग, इसके बाद आता है द्वापर, और इस टाइम चल रहा है कलयुग। यानी सतयुग में इसका नाम क्या था, तो सतयुग में इसका नाम था सत्यव्रत। और इसके बाद आया त्रेता युग, तो त्रेता युग में इसका नाम क्या पड़ा, तो त्रेता युग में इसका नाम पड़ा जिसे कहते हैं मध्यगिरी। और जो हमारा अगला आता है द्वापर, इसके में क्या पड़ा, तो इसमें पड़ा हमारा जिसे कहते हैं पिंगल। तो आइए देख लेते हैं त्रेता युग में क्या पड़ा, तो मध्यगिरी। इसके बाद इसमें द्वापर में इसका नाम आया, और द्वापर में इसका नाम पड़ा जिसे कहते हैं पिंगल। और पिंगल का मतलब आप बेखूबी जानते होंगे, हिंदी में पिंगल और डिंगल 2 वाणी हैं जिन्हें कहते हैं मधुर वाणी और कटु वाणी। यानी पिंगल का मतलब होता है मधुर वाणी और डिंगल का मतलब कटु वाणी। आप बेखूबी जानते होंगे, हिंदी आप बेखूबी पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी की मान्यता ज़्यादा हो जाती है केंद्र को देखते हुए। आइए देखते हैं कलयुग, और कलयुग में इसका नाम क्या पड़ा, संभल। हम संभल अभी ना लेते हुए हम कलयुग में जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारा इस टाइम के चल रहा है कलयुग। तो आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं कलयुग हमारे नाम कैसे कैसे आया इसके सामने। तो कुछ समय बीता और जब बात आई तो हमारा जैसा संविधान का ढांचा तैयार हुआ और आगे आगे बात चलती रही, तो क्या हुआ, तो आप एक आदमी को जानते होंगे जिसे कहते हैं भीमराव अंबेडकर, जिनका संविधान के अंदर बहुत ही बड़ा रोल रहा है। संविधान के अंदर किसका सबसे बड़ा रोल है? भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि इतने सुंदर दस्तावेज को बड़े ही ठीक ढंग से लिखा है किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया भीमनगर। भीमनगर। और किसके नाम पर? BR अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही रखा भीमनगर। इसके बाद हमारे पास आगे की जानकारी आई और इससे नाम चेंज हुआ और ये नाम पड़ा संभल। और ये संभल नाम कब पड़ा? तो ये जानकारी हमारे पास आई और नाम पड़ा संभल। और संभल कब पड़ा, तो संभल की आप डेट लिख सकते हैं। संभल की डेट है हमारी जिसे कहते हैं 23 जुलाई 2012। 23 जुलाई 2012 को हमारा नाम पड़ा संभल। यानी इससे चेंज कब हुआ, तो 23 जुलाई
2012 के अंदर हमारा संबल नाम से एक जिला तैयार होता है जो हमारा किसके अधीन आता है, तो ये मुरादाबाद मंडल के अधीन आता है, मुरादाबाद मंडल के अधीन। मुरादाबाद मंडल के अधीन आता है कौन, जिसे कहते हैं संबल। आपको मैंने ये ढांचा तैयार कर दिया है, फिर हम बढ़ेंगे इसकी अगली जानकारी की तरफ। तो आइए देख लेते हैं इसकी अगली जानकारी। आइए प्यारे साथियों, एक बार इसे नोट करेंगे, इसके बाद देखेंगे इसके क्षेत्रफल कितना होता है, कितने बीच में ये फैला हुआ है। तो नोट कर लिया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। आता है क्षेत्रफल। अभी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आता है इसका क्षेत्रफल। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा दो प्रकार से आता है, ये हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर गांवों की संख्या कितनी होगी लगभग, तो यहाँ की गांवों की संख्या कितनी होती है। इसके बाद आता है कि यहाँ पर तहसील कितनी है, यानी इस जिले में तहसील कितनी है, और यहाँ के ब्लॉक कितने हैं। अगली चीज आएगी यहाँ की भाषा कौन सी है, और यहाँ की बोली कौन सी है। इसके बाद आएगा यहाँ का पिन क्या है, यानी पिन कोड जिसे कहते हैं जिप कोड या पिस्टल कोड। इसके बाद हमारा अगला आता है जिसे आप कहते हैं वाहन पंजीकरण नंबर, यानी वाहन नंबर, यानी यूपी कितने के नाम से रजिस्टर होती है, इसके बारे में बताया। तो आइए एक बार देख लेते हैं सभी को। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है 16 किलोमीटर स्क्वायर, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये संबल क्षेत्र कितने बड़े जिले में उपस्थित है, तो ये आता है हमारा 2553 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, 2553 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में ये क्या है इसका क्षेत्रफल। आप ये ध्यान रखेंगे, क्षेत्र का पूछा जाए तो ये आएगा, और जिले का पूछा जाए तो ये आएगा। कभी भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको दो दिए होंगे और आपका गलत भी हो सकता है। आइए देखते हैं गाँव की संख्या जो है हमारी अलग अलग साइटों पर अलग अलग दिखाते हैं, तो गाँव हमारे इतने इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी हम इन्हें बता ही देते हैं। आता है हमारा 1033, और एक जगह हमारा दिया गया है 998, ये मैंने आपको लिखवा दिया। और भी अगर देखेंगे तो अलग अलग दिखाएगा आपको। आइए इसके बाद देख लेते हैं, 1022 ये वाला जो है वो विकिपीडिया से लिया गया, तो इसीलिए इसे सही माना जाएगा, और ये अन्य वेबसाइट से है। आइए इसके बाद आता है हमारा ब्लॉक और हमारी तहसीलों की संख्या। तो हमारी तहसीलों की संख्या और ब्लॉक कितने होते हैं, तो आता है हमारा जिसे कहते हैं 3 यहाँ पर तहसील होती हैं, और ब्लॉकों की संख्या होती है 8। और आप जानते होंगे भाषा यहाँ की उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी है, तो हिंदी होगी। और यहाँ की बोली कौन सी होगी, तो आप बोली को भी जानते होंगे जिसे कहते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिसका अन्य नाम होता है कोरबी, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आइए इसके बाद आता है यहाँ का पिन कोड और यहाँ का जिप कोड, और इसे ही कहते हैं पिस्टल कोड। ये 3 तरह से नाम आते हैं इसके, इसे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पिन कोड या जिप कोड क्या होता है। तो पिन कोड और जिप कोड इसका क्या होता है, इसके बारे में आप बेखूबी जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है। तो आता है जिसे कहते हैं 43302, 43302, थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 43 के आगे 2 और आएगा, 243-302 ये आता है इसका पिन कोड, और इसका वाहन नंबर आता है। तो यूपी कितने के नाम से रजिस्टर होती है यहाँ की गाड़ियाँ, तो ये होती है यूपी 38 के नाम से। जो भी गाड़ी अगर संबल की होगी वो आप देखकर पहचान लेंगे कि ये गाड़ी हमारी कहाँ की है, तो ये है संबल की। किससे पहचान होगी, यूपी 38 से। आप इसे एक बार नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अपने अगले पॉइंटों को कि ये क्यों प्रसिद्ध है। हमारी क्लास में सिर्फ 4 पॉइंट रहते हैं, नाम, दूसरी चीज इसका क्षेत्रफल, इसका इसकी वास्तुकला के बारे में, यानी इसका वस्तु कैसे बनी है, और तीसरी चीज आती है ये क्यों प्रसिद्ध है, और चौथी चीज आती है यहाँ के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो हमारी क्लास में, हर क्लास में ये 4 पॉइंट रहते हैं। आता है हमारा अगला पॉइंट,
अगले पॉइंट में हम बात करेंगे ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत में क्यों प्रसिद्ध है, तो ये अपने हस्तशिल्प यानी जो हस्तशिल्प इनके जो कार्य होते हैं हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? संबल। हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध। और हस्तशिल्प उत्पादों में ही क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के बना हुए गहने जो होते हैं वो कहाँ निर्यात किए जाते हैं, तो विदेशों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचे जाते हैं। कहाँ के गहने? संबल के गहने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहाँ के गहने में शुद्धता भी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप ध्यान रखेंगे, आप कभी भी गहने से खरीदें तो कहाँ से खरीदें? संबल से। आइए, यहाँ के जो गहने होते हैं गहने, या ये गहने लिख लें, गहने, यहाँ के गहने अंतर्राष्ट्रीय को भी देख लें, हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचे जाते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध है ये हस्तशिल्प उत्पादों के लिए। यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्थल हैं। कितने स्थल हैं? और यहाँ पर कुएं भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कुओं की संख्या आती है जिन्हें कहते हैं 19, तो 19 कुएं हैं, यानी यहाँ पर 19 कुएं हैं। और हमारे 68 यानी 68 तीर्थ स्थल हैं। तो आइए हम देखेंगे पर्यटक स्थल को। यहाँ पर घूमने लायक जगह, तो घूमने लायक जगह यहाँ पर मैंने ये बता दी है। यहाँ पर इतनी जगह होती हैं जो लिखना थोड़ा असंभव हो जाता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब हमारी बात आई सतयुग की, तो हमारे सतयुग में जो भी बात कहते थे वो सच हो जाती थी। तो जब भी हमारे पास जो ब्राह्मण महाभारत जो ब्राह्मण हुए, उन्होंने बताया कि ये हमारा जो चलेगा, जो हमारा आगे का भविष्य चलेगा, ये 4 भागों में विभाजित होगा। इस टाइम चल रहा है सतयुग, फिर आएगा हमारा त्रेता युग, उसके बाद आएगा द्वापर, और उसके बाद चलेगा कलयुग। जब हमारा कलयुग का एंड होगा, तब हमारे पास एक जो कृष्ण है, जो हमारे पास विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान का ये 10वां अवतार होगा। कहाँ पर? संबल के अंदर विष्णु भगवान का 10वां अवतार होगा कलयुग के अंदर। ये हमारा कहाँ बताया है? पुराणों के अंदर बताया है। पुराणों के अंदर इस बात को बताया गया है। आइए इसे लिख लेते हैं। और ये जानकारी हमारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो संबल के अंदर एक मंदिर है जिसे हम कहते हैं विष्णु मंदिर, और विष्णु मंदिर पर ये लिखा हुआ है जिसे कहते हैं कल की अवतार। आइए इसे देख लेते हैं, विष्णु मंदिर। और ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको समझा चुका हूं। विष्णु मंदिर, और इसी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी इसी के गेट पर लिखा हुआ है कल की अवतार। कल की अवतार। और ये कल की अवतार पुराणों में यह बताया है कि ये कल की अवतार विष्णु का 10वां अवतार है। यानी जब इस टाइम लगभग कलयुग का आधा समय आ चुका है, और जब कलयुग का एंड होगा, यानी कलयुग का जब अंतिम समय आएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार जन्म लेगा। कहाँ पर? भगवान विष्णु का 10वां अवतार मिलेगा। कहाँ पर देखने को? संबल के अंदर जो हमारा आता है विष्णु मंदिर, वहां पर। क्योंकि वहां पर ऐसा मानते हैं कि वहां पर दिया गया है, वहां पर गेट पर लिखा हुआ है वहां के मंदिर पर कल की अवतार। जो हमारे पुराण बताते हैं वो इसी चीज को बताते हैं। ये किस में बताया है? तो पुराण में, यानी पुराणों में यह बात को बताया गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आइए इसके बाद अगली चीज आती है। इसके बाद हमारी अगली जानकारी आती है इसी के अंदर, जिसे हम कहते हैं जिसे कहते हैं बाबरी मस्जिद। और यहाँ की बाबरी मस्जिद भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। और इसे किसने बनवाया था? यानी बाबर ने बनवाया था इसे। जब हमने भारत पर जीत की थी तो इसने बनवाई संभल के अंदर बाबरी मस्जिद। तो आइए देख लेते हैं। अगला स्थल आता हमारा बाबरी मस्जिद।
बाबरी मस्जिद आती है हमारी, और ये किसने बनवाया था? बाबर ने, जो आप बेखूबी जानते होंगे। ये बाबर कौन था? तो ये मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक, यानी मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने स्थापना करी थी मुगल वंश की। आप इसके बारे में जानते होंगे। तो आइए इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले पर्यटक स्थल को, और अगला पर्यटक स्थल हमारा आता है जिसे हम कहते हैं तोता मैना की गुफा। और तोता मैना की गुफा हमारी कहाँ है? तो ये भी हमारी कहाँ पर है? तोता मैना की गुफा नहीं, तोता मैना की कब्र। तोता मैना की कब्र। और तोता मैना की कब्र के बारे में मैं आपको बताता हूं कि बात उस समय की है जब हमारे राजवंशों का काल चल रहा था, और हमारा एक शासक बना जिसे कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो गहरवाल वंश का शासक था। और इसी ने ही क्या किया? तो इसी जब ये शासन करता था तो एक ये बगीचे में घूमने जाता था जहां पर तोता और मैना जो तोता और मैना वहां पर निवास करते थे, और उसमें आपस में प्रेम प्रसंग करते थे, और उन्हें वो रोज देखने के लिए वहां पर रोज डेली जाया करता था। लेकिन हुआ ये, जब वो एक दिन गया तो उसे वो दोनों की मृत्यु हुई मिली, और इसी बात का दुख हुआ किसे? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान ने उनकी वहीं पर समाधि बनवा दी, जिसे कहते हैं हम, तो पृथ्वीराज चौहान ने समाधि बनवा दी जिसे कहते हैं तोता मैना की गुफा। और इसके ऊपर एक बात लिखी गई है जो आज तक कोई नहीं पढ़ चुका है, और शायद उसे कोई पढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो आज तक किसी भी आर्किटेक्चर या किसी भी पुरातत्व विभाग के समझ में नहीं आया है। आइए इसे देख लेते हैं। तोता मैना की गुफा, ये कब्र किसने बनवाई थी? तो पृथ्वीराज चौहान ने। चौहान। आप मुझे ये बताएं, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको आता है तो। इसे तृतीय कहते हैं। दूसरा नाम इसका आता है जिसे कहते हैं राय पिथौरा। और ये हमारा जो तोता मैना की गुफा है, ये कहाँ है? संभल में। और ये क्यों प्रसिद्ध है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे पास एक मंदिर और है जिसे कहते हैं केला देवी मंदिर। और ये हमारा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे भारत में सिर्फ 2 ही मंदिर हैं जो केला देवी के मंदिर हैं। एक तो हमारा पहला मंदिर है जिसे कहते हैं राजस्थान के अंदर क्या है? फर्स्ट केला देवी का मंदिर। और दूसरा हमारा आता है जिसे कहते हैं संभल के अंदर मंदिर है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आइए इधर नोट कर लेते हैं, केला देवी मंदिर। और ये हमारा कहाँ है? तो ये हमारे 2 होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो राजस्थान में है, और दूसरा हमारा जो है ये दूसरा मंदिर है हमारा संभल के अंदर। ये हमारे 2 मंदिर होते हैं भारत के अंदर। केला देवी के सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसीलिए लिखवाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये 2 हो जाते हैं तो। और आपसे पूछा जाएगा कि इसी केला देवी मंदिर के जो संभल के अंदर है, इसके अंदर एक पेड़ है जिसे कहते हैं बरगद का पेड़। और बरगद के पेड़ की मान्यताओं के अनुसार ये बताता है कि ये पेड़ लगभग 700 साल पुराना है। अब 700 साल से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से कितने समय पहले की बात होगी कि यह अभी तक खड़ा हुआ है। क्योंकि आप बेखूबी जानते होंगे कि जो बरगद का पेड़ होता है इसकी आयु सारे पेड़ों से ज़्यादा होती है, इसीलिए यह अभी तक टिका हुआ है। तो इसके जो स्थल है, इसके स्थल के अंदर एक पेड़ है जिसे कहते हैं बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। और ये कैसा है? तो ये 700 साल पुराना। 700 साल पुराना है बरगद का पेड़। तो ये रहा संभल जिला। आपको सारी जानकारी मैं बता चुका हूं। जो भी यहाँ के पर्यटक स्थल महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बता दिए, क्योंकि 68 होते हैं जो पढ़ाना असंभव है। क्योंकि अगर मैं 68 आपको बताने लगा तो सिर्फ हमारी एक घंटे की क्लास कौन सी होगी? सिर्फ पर्यटक स्थल की होगी, यानी इस तीर्थ स्थल ही पूरे हो पाएंगे, फिर उसके बाद कुएं रह जाएंगे। तो ऐसा समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए प्यारे साथियों,
हम देखेंगे अब अपने अगले जिले के साथ अगले दिन। आपका अब भी कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट में कमेंट कर दें, फिर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। और हाँ, एक क्वेश्चन और है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कोई मुख्यालय नहीं लिखवाया है। मुख्यालय का मतलब यह है कि जो भी जिले मैंने आपको अभी तक बताए हैं उनका मुख्यालय जो था वो उन्हीं जिलों में था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर संभल में नहीं है बल्कि बैजोई में है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ का आपसे पूछा जाए लिंगानुपात कितना है, यानी 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं पैदा होती हैं यहाँ पर, तो कितनी होती हैं यहाँ पर 1000 पुरुषों पर यहाँ पर जो महिलाओं की संख्या है वो है 889। यहाँ का लिंगानुपात भी लिख सकते हैं, लिंगानुपात यानी 889 पे 1000, यानी 1000 पुरुषों पे जो महिलाएं हैं वो हमारी कितनी है 889। यह रही हमारा संबल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बता दें, उसके बाद हम बढ़ेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। तो आप मुझे जानती हैं, मैं आपको हर रोज़ मिलता हूं शाम 7 बजे। तो आइए अब चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट डे एक नए ज़िले के बारे में। तो जैसे कि हमारा ये आज कौन सा ज़िला था, आज हमने 10वां ज़िला लिख लिया है। तो पिछले 9 ज़िलों को आप जाकर देख लें, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। आइए प्यारे साथियों चलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो जैसे कि हमारी क्लास आधा घंटे की रहती है और आधा घंटे से कम समय में मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास लगभग हमारी 20-22 मिनट की होगी लगभग, इसके करीब में ही। उसे आप देख लेना। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर भी रह जाता है तो बता देना, फिर मैं आपको जताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो बहुत सारे स्थल होते हैं जो हमारे संबल के अंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा संबल, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका इतिहास है। आइए प्यारे साथियों अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।